जो अब हम इम्पॉर्टेंट पॉलीमेरिक कंपाउंड की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अगला जो कंपाउंड है उसका नाम है बेकेलाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, इस पॉलीमर वाले चैप्टर में आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पॉलीमर का फॉर्मेशन या पॉलीमेरिक कंपाउंड दे दिया जाएगा तो आपसे उसके मोनोमर यूनिट के बारे में पूछा जाएगा, तो आप दोनों तरीके से तैयारी करेंगे। अब हम बात करेंगे बेकेलाइट के फॉर्मेशन के लिए। बेकेलाइट का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो आपस में रिएक्ट करते हैं तब बेकेलाइट का स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्योंकि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में यहाँ पे रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बना है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि इसको आप बहुत दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर मैकेनिज्म आप देखे रहेंगे, मैकेनिज्म समझे रहेंगे, तो उससे आप कंपाउंड आसानी से बनाएंगे और रटने वाली विद्या से आप दूर रहेंगे। अब इसको देखा जाए, यहाँ पर देखिए बेटा, आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं। देखो भाई, ये फिनॉल है और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड है। हमने इसको मैकेनिज्म के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रखता है। ये कार्बन के लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कार्बन पर क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसको दिखा दिया जाए, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी लोग जानते हैं इस रिंग में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। उनको जैसे ही पाई पार्शली पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहीं दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले पाई बॉन्ड उस तरफ अटैक कर देते हैं। पाई बॉन्ड जब अटैक करेगा तब यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ से इसने पाई बॉन्ड अटैक किया, ये CH2 जुड़ गया और O यहाँ पर आ गया। O के ऊपर माइनस चार्ज है क्योंकि वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन है, CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मौजूद होता है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ देखेंगे कि जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो रिंग क्या हो जाएगी, मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगी। तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ शिफ्ट कराएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देगा, जिससे यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज तुरंत इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसकी आगे प्रोसेसिंग के दौरान हम बेकेलाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ये बेटा बेकेलाइट नहीं बना है, बल्कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। अच्छा, यहाँ पर जो कंपाउंड होगा ये दो बनेगा, एक आर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पे। क्योंकि जो फिनॉल होता है, फिनॉल के पास +R इफेक्ट होता है। अब +R इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में पढ़ाया गया था, आप लोग हमें बताएंगे भी +R इफेक्ट होता क्या है। तो +R इफेक्ट होने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर, इस रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पर कंपाउंड का फॉर्मेशन आसानी से होता है। इसलिए यहाँ पर ये दो कंपाउंड बनेंगे, एक आर्थो पोजीशन वाला और दूसरा बनेगा पैरा पोजीशन वाला। चलिए इसको देखते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर कंपाउंड बन गया है, एक आर्थो पोजीशन वाला ले लिया गया है और एक पैरा पोजीशन वाला ले लिया गया है। यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखा भी दिया है कि +R इफेक्ट के कारण आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और ये कंपाउंड बनता है, मोनोमर यूनिट है और इस मोनोमर यूनिट का नाम है हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। अगर पैरा पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, और अगर मेटा पे है तो मेटा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बोलते हैं। जैसे ये मेटा पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है तो इसको बोलेंगे मेटा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। ये पैरा पोजीशन पे है तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। तो यहाँ पर मेथिल हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल दो मोनोमर यूनिट हो जाते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आसानी से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो केवल रटते रह जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ आर्थो वाले हाइड्रोजन से आर्थो वाले फिनॉल का रिएक्शन करा देंगे, तो दोनों में से क्या होगा, इसका आर्थो का हाइड्रोजन और आर्थो का OH निकल के H2 के फॉर्म में चला जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 का बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से पैरा वाले हाइड्रोजन को दूसरे पैरा वाले कंपाउंड के OH से रिलेट करा देंगे, यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा और उनके बीच में क्या आ जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो हमने केवल दोनों में अलग अलग पोजीशन को डिस्कस किया है। एक बार आर्थो को आप रिलेट करा के देखेंगे, एक बार पैरा को रिलेट करा के देखेंगे,
तो इस तरह से आपको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इस तरह से बनेंगे। एक छोटा सा स्ट्रक्चर ही आपको बनाना है एग्ज़ाम में, पूरा नहीं बनाना है। केवल समझ लीजिए होता क्या है। इसमें एक आपका हो जाएगा पैरा कंपाउंड और एक आपका हो जाएगा आर्थो कंपाउंड। तो आर्थो कंपाउंड की OH को आर्थो कंपाउंड इस पैरा कंपाउंड के हाइड्रोजन से रिप्लेस करा देंगे तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा। इसी तरह से जो आपका पैरा कंपाउंड होगा उस पैरा कंपाउंड का OH पैरा कंपाउंड के H से रिप्लेस करा देंगे तो यहाँ पर CH2 का फॉर्मेशन बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इस श्रृंखला का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बैकेलाइट। इसके बाद में आगे बात करेंगे मेलामाइन की। मेलामाइन क्या होता है? यहाँ पर भी दो कंपाउंड होते हैं बेटा, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड आपस में जुड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं मेलामाइन रेजिन। इसमें कौन कौन से कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे देखेंगे। पहला हमारे पास कंपाउंड होता है 2,4,6 ट्राई एमिनो 1,3,5 ट्राई एजाइन। 2,4,6 ट्राई एमिनो 1 2 3 यहाँ देखो 2,4,6 पे एमीन है, इसको बोलते हैं ट्राई एमिनो। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को बोलते हैं एजो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,3,5 ट्राई एजाइन, डबल बॉन्ड की वजह से एजाइन। तो 2,4,6 ट्राई एमिनो 1,3,5 ट्राई एजाइन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर मेलामाइन रेजिन प्राप्त होता है। वास्तव में इसको मेलामाइन ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इसकी भी मैकेनिज्म देख लीजिए। देखो बेटा यहाँ पर ये आपका मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन करेगा और इस तरह से मेलामाइन रेजिन या पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसकी भी मैकेनिज्म देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल सी मैकेनिज्म है, देखिए जैसे पहले बताया गया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, तुरंत जो एमीन है उसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करते हैं और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी जो कंपाउंड बन रहा है इसमें देखते हैं OH और दूसरे एंड के एमीन का H आपस में रिएक्ट करके H2 बाहर कर देते हैं और इस तरीके से एक सीरीज लिंक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेलामाइन। तो मेलामाइन हो गया, इसको भी आप देख सकते हैं मैकेनिज्म के साथ में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले कंपाउंड की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेचुरल रबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेचुरल रबर जो होता है बेटा वो होमोपॉलीमर होता है और ये आइसोप्रीन की हेल्प से बनता है। आइसोप्रीन मतलब 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन की N यूनिट को लेंगे, उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग और मेकिंग के दौरान एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। इसको हम नेचुरल रबर के फॉर्म में भी जानते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आएगा सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर हमने आपको बताया था, इसमें जो नेचुरल रबर होता है उस नेचुरल रबर के अंदर हम सल्फ़र को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में जो सल्फ़र का एडिशन होता है नेचुरल रबर के साथ में, उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और जो रबर प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। बहुत ही पूछा जाता है, तो कैसे होता है बेटा, यहाँ पर देखो ये आपके पास नेचुरल रबर की यूनिट है। अब इस नेचुरल रबर की यूनिट को सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सिंथेटिक रबर का फॉर्मेशन होता है। सिंथेटिक रबर की स्ट्रेंथ इतनी मजबूत क्यों होती है? क्योंकि सल्फ़र जो होता है वो नेचुरल रबर के लेयर्स के बीच में क्रॉस लिंक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके बाद में अगला कंपाउंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है बूना एस। बूना एस क्या होता है? यहाँ पर बूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन विथ सोडियम और एस होता है स्टायरीन। तो यहाँ पर आपके पास दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है ब्यूटाडाइन और दूसरा होता है स्टायरीन। इन दोनों के मोनोमर आपस में रिएक्ट करके बूना एस का फॉर्मेशन करते हैं। बूना एस को SBr के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। यहाँ पर देखो बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन की यूनिट है और यहाँ पर ये स्टायरीन की यूनिट है जो परऑक्साइड के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग प्रोसेस होता है, उसके दौरान यहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं बूना एस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे सिंगल बॉन्ड और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ही बॉन्ड ब्रेक होगा तभी आके इससे जुड़ेगा CH2 CH CH2 और आपस में इसके नीचे जुड़कर यहाँ पर बूना एस का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमेरिक कंपाउंड थे जिनके बारे में आप ज़रूर स्टडी करिएगा, इनको ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा,
जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एडिशन मैकेनिज़्म की। एडिशन मैकेनिज़्म क्या होता है आपको बताना है हमको। जिसमें पाई बॉन्ड कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है। आप लोगों ने कई बार देखा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड टूटा, चाहे बुना ऐसा केस हो, चाहे नेचुरल रबर का केस हो, पाई बॉन्ड बनता और टूटता है। तो इसको भी आपको समझाया जाएगा कैसे होता है, मैकेनिज़्म आपको बताई जाएगी। फिलहाल जितने कंपाउंड आपको बताए गए हैं उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।